हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। इस चैप्टर का एनसीईआरटी में नाम इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस है और पूनम गांधी में इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब ये चैप्टर का अगर मैं इंट्रो बताऊं तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए बात करता है बिजनेस के हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ हुंडीज डिस्कस करते हैं, और सेक्शन बी बात करता है बिजनेस के प्योरली कंसेप्ट्स के बारे में। जो हिस्ट्री पार्ट है वो एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स का एमसीक्यू में आता है कि वो मुद्दती हुंडी क्या है, शाहजोग हुंडी क्या है, नामजोग हुंडी क्या है, फिर तक्षशिला नालंदा का जो हिस्ट्री है वो सब पॉइंट है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड, बार्टर एक्सचेंज, मेटल कॉइन्स, वो सब हम लोग हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं और ये मेयरली 1 to 2 मार्क्स तक ही आता है। सेक्शन नंबर बी जो है वो बिजनेस के कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करता है। सेक्शन बी के जो वेटेज हैं वो है 5 to 7 मार्क्स। तो अभी मैं सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो सेक्शन ए पार्ट है वो राउंड 2, जब अपना रिविजन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग राउंड 2 करेंगे तो उसमें ये मैं सेक्शन ए पार्ट डिस्कस करूँगा। अभी के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर बी है। तो टोटल इसमें 9 हेडिंग्स पढ़ना था और जो 6th हेडिंग था बिजनेस फंक्शन एट एंटरप्राइज लेवल, ये वाला पर्टिकुलर हेडिंग डिलीट हो चुका है, तो अब हम लोग को वाला हेडिंग रीड करने का ज़रूरत नहीं है। आज से कुछ साल पहले एनसीईआरटी में ये टॉपिक ऐड ऑन था तो वो पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। सबसे पहले हम लोग देखे थे ह्यूमन एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन, और इस रैपिड रिवीजन में मेरा प्राइम फोकस होगा कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज होगा हम लोग उसी को प्राइम फोकस करके डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है उसको हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करने में। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो ये बिल्कुल काम का नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब इंसान जो भी अपना घर चलाने के लिए काम कर रहा है उस एक्टिविटी को बोलेंगे ह्यूमन एक्टिविटी, जिससे वो अपने वांट को सेटिस्फाई कर पाए। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी पे। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके में क्लासीफाई होता है, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मेन मोटिव होता है कि हम पैसा अर्न कर पाए, टू अर्न मनी, मतलब इसमें मेन इंटेंशन होना चाहिए पैसा कमाने का। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा इंटेंशन होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जैसे मान लो हम किसी बूढ़े व्यक्ति का मदद करें उसको रोड पार करवाने में, मंदिर में जाके दूध चढ़ा के आ गए, मंदिर में जाके डोनेशन दे के आ गए, किसी पुअर का हम मदद कर दिए, तो ये सब क्या आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि इन रिटर्न हमें पैसा मिले, हमारा एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न किस में पैसा चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। तो इससे क्या आता है, इससे केस स्टडी आता है। केस स्टडी में एक बहुत बड़ा सा केस दिया रहेगा और लास्ट में बोलेगा बताओ ये जो मिस्टर राम है या मिस्टर मोहन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है या नॉन इकोनॉमिक। तो बस उसमें मेन कीवर्ड ये देखना है कि वो क्या काम कर रहा है, क्या जो वो काम कर रहा है उसके बदले में पैसे का एक्सपेक्टेशन है, इन रिटर्न उसे पैसा मिल रहा है। अगर हाँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इन रिटर्न उसको पैसा नहीं मिल रहा है, बस मेंटल सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हम लोग इसका डिफरेंस भी देखे थे। वैसे इसका डिफरेंस उतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस का एरिया जो है वो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है। ये वाला बस थोड़ा ओवरव्यू करने का काम का है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बस हमें सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम मनी में मेजर कर सकते हैं कितना मिल रहा है, नॉन इकोनॉमी में मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इकोनॉमी में हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, नॉन इकोनॉमी में मेंटल सेटिस्फैक्शन। एंड रिजल्ट होता है इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और नॉन इकोनॉमिक के अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक कुक अगर रेस्टोरेंट या होटल में कुक कर रहा है, बना रहा है, तो उसको बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मदर घर में खाना बना रहे हैं तो उसके बदले में वो पैसा एक्सपेक्टेशन नहीं करते, तो अगर वो बदले में पैसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं तो वो अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्योंकि मदर ऐसे नहीं कहते कि ये लो 1 प्लेट पोहा लो और 50 रुपए दो, नहीं, वो आउट ऑफ लव अफेक्शन ये इसलिए बना रहे हैं, तो इसीलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदले में पैसा का एक्सपेक्टेशन नहीं होता। तो अगर कुक रेस्टोरेंट में कुक कर रहा है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक बोलेंगे, और मदर घर में खाना बना रहे हैं तो वो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। वैसे ही अगर मान लो टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है तो बदले में वो फीस चार्ज करेगी, सैलरी लेगी, तो वो हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही मदर घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो बदले में पैसा चार्ज नहीं करेंगे, तो वो हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद अपन अगले टॉपिक पे आते हैं।
अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग तो उतना नहीं आता बट इसके डिफरेंस आते हैं, तो डिफरेंस याद होना चाहिए बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझे थे एग्जाम्पल बनाकर। अभी मैं डायरेक्ट डिफरेंस पे आ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चन का। तो देखो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ध्यान सबका इधर। सबसे पहले आते हैं बेसिस का कॉलम बनाना ही है क्योंकि बेसिस अगर नहीं बनाओगे तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। बेसिस में सबसे पहला लिखा है कमांसमेंट। कमांसमेंट मतलब स्टार्ट कब होगा, तो बिजनेस कब स्टार्ट होता है? बिजनेस स्टार्ट होता है जब एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है कि चलो धंधा चालू करते हैं। तो जिस दिन एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा, अंबानी बोलेगा चलो धंधा चालू करते हैं, उस दिन से बिजनेस हो जाएगा स्टार्ट। सेकेंड आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन कब से चालू होता है? जब डिग्री मिलता है। डिग्री मीन्स COM, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप। और अगर हमें अपना खुद का ऑफिस सेटअप करना है, जैसे CA को अपना ऑफिस सेटअप करना है और जो डॉक्टर है उसको अपना क्लिनिक सेटअप करना है, तो उसके लिए COP लगता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिस दिन ये दोनों मिल गया प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जिस दिन सर्विस अग्रीमेंट को साइन किया गया, ड्यूटी ज्वाइन किया गया, उस दिन से एम्प्लॉयमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक अनपढ़, जाहिल, गवार व्यक्ति भी अगर उसके अंदर दिमाग है तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उससे कोई क्वालिफिकेशन का ये नहीं है कि उसको एक पर्टिकुलर डिग्री करना है तभी वो क्वालिफिकेशन करेगा। अपने इंडिया में कई ऐसे बिजनेसमैन रहे जिनके पास एज सच कोई डिग्री नहीं रहा, लेकिन वो बहुत ही रेप्यूटेड और उनका जो कंपनी है वो बहुत ही प्रॉफिट में चल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके पास दिमाग है। अब जो बिजनेस का पार्ट होता है, बिजनेस में कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जो है अगर किसी के पास दिमाग है तो वो अपना बिजनेस बहुत अच्छा वेंचर चला सकता है और वो सक्सेसफुल टर्नओवर भी अचीव कर सकता है। ठीक है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, CA, CS, ये सब की बात करते हैं। तो प्रोफेशन में प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे CA का अपना अलग एग्जाम, डॉक्टर का नीट एग्जाम, इंजीनियर का JEE एग्जाम। तो प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम होता है प्लस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे डॉक्टर्स को भी उनका जब कंप्लीट हो जाता है टेन्योर, तो उसके बाद उनको ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं 1-2 साल के लिए, तो वो उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। वैसे ही CA है तो CA को आर्टिकलशिप जाना पड़ता है, तो ये इनका क्या होता है? ट्रेनिंग। देन उसके बाद अगला बात करें एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एज पर एम्प्लॉयर, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर जैसा क्वालिफिकेशन बोल रहा है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल बोल रहा है कि B.Ed डिग्री होना चाहिए, तो उनके एम्प्लॉय के पास B.Ed डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल NMDC के एम्प्लॉय में बोल रहा है कि आपको ITI, पॉलीटेक्निक और जो भी XYZ डिग्री चाहिए वो लगेगा, तो एम्प्लॉय के पास होना ही चाहिए। अगर एम्प्लॉय के पास उसमें से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर उसको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। तो क्वालिफिकेशन एज पर एम्प्लॉयर। थर्ड बात करें रिस्क, तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में लेस रिस्क होता है। लेस रिस्क क्यों होता है? क्योंकि अगर डॉक्टर का खुद का क्लिनिक नहीं चल रहा है तो डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट है, वो जाकर किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकता है। CA का खुद का ऑफिस नहीं चल रहा, डॉक्टर का क्लिनिक नहीं चल रहा, CA का ऑफिस नहीं चल रहा, तो उस केस में CA क्या करेगा? कोई मल्टीनेशनल कंपनी MNCs को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क होता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में पहले से अग्रीमेंट बन जाता है। तो अग्रीमेंट बनने से फ़ायदा क्या है? बच्चे ज़्यादा आए, बच्चे कम आए, टीचर को तो सैलरी उतना ही मिलेगा, तो इसीलिए नो रिस्क। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में ह्यूज कैपिटल लगता है। अंबानी अपना बिजनेस सेटअप किया, उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किया टावर सेटअप करने में, बिजनेस के ब्रांचेस बनाने में, सिम कार्ड्स बनाने में, उनके जो भी एम्प्लॉई है उनको पैसा देने में, तो ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में लेस कैपिटल लगता है क्योंकि एक छोटा सा क्लिनिक या छोटा सा ऑफिस ही सेटअप करना है। वेयर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें कैपिटल नहीं लगता, ये टोटली अपने स्किल्स एंड टैलेंट पे बेस्ड होता है। अगर टीचर के अंदर स्किल्स है तो वो इंटरव्यू राउंड क्लियर करेगा और फिर वो एम्प्लॉयमेंट में लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले पे आते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट समझो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है अगर फादर का डेथ हो गया तो फादर के बाद जो नेक्स्ट उसका बेटा है उसको ओनरशिप मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है। बिजनेस में अगर कल को अंबानी का डेथ होता है तो अंबानी का जो बेटा है वो नेक्स्ट ओनर बन जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। ये बस बिजनेस में पॉसिबल है, ये प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि CA का बेटा तब तक CA नहीं बन सकता जब तक उसके बेटे के पास CA का डिग्री ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि फादर CA था, फादर का डेथ हो गया तो बेटा ऑटोमेटिक CA बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। और एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट में भी पहले ऐसा हुआ करता था, आजकल तो वो भी बंद हो गया है कि टीचर का बेटा टीचर, ये पुलिस वाले का बेटा पुलिस, अभी ये सब नहीं होता। तब तक नहीं बन सकते जब तक क्वालिफिकेशन नहीं है। तो याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है, इसके अलावा प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। अगले पे आते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इन रिटर्न क्या मिलेगा। तो बिजनेस करके इन रिटर्न क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन करके क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट करके क्या मिलता है, सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, तनख्वाह और दिहाड़ी। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अब देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है 3 नंबर का, 4 नंबर का, कि बताओ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। या एक केस स्टडी दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ ये बिजनेस है या नहीं है। तो पहले मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसके कैसे कैसे टाइप के केस स्टडीज आते हैं मैं वो भी ओरली एक बार डिस्कस कर लूंगा। वैसे अपन क्लास में इसको डेप्थ में समझे थे पॉइंट्स को एक एक को। सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई बंदा बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो टोटली डिपेंड करता है कि वो बदले में कुछ पैसा चार्ज कर रहा है कि नहीं। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब दान धर्म दक्षिणा जैसा काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्री में किसी को सर्विसेज दे रहा है, बदले में कुछ चार्ज नहीं कर रहा है। जैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर है, वो किसी के घर गया और उसको फ्री में सर्विसेज दे के आ गया, पैसा चार्ज नहीं किया, तो वो बिजनेस नहीं है। क्योंकि बिजनेस बोलता है कि आपको पैसा लेना है, चाहे आप अपने किसी के साथ भी नियर एंड डियर के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, आपको पैसा चार्ज करना है, क्योंकि बिजनेस अलग है और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स अलग है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट पैसा लेना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। सेकेंड पे आते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, इसका मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल बिजनेस है अपना, ये अपना बिजनेस है और बिजनेस क्या कर रहा है, सामान खरीद के ला रहा है सप्लायर से और आगे कस्टमर को बेच रहा है। बिजनेस सामान खरीद के ला रहा है आगे सप्लायर से और लाने के बाद अपने कस्टमर को सेल कर रहा है। तो जब बना बनाया सामान हम खरीद के लाते हैं और फिर आगे कस्टमर को सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है आप बना बनाया सामान ला रहे हो और आगे सेल कर रहे हो। जैसे बचेली में जितने भी किराना दुकान है, इन लोग खुद तो हल्दीराम का मिक्सचर बनाते नहीं है, ना फैंटा, ना फ्रूटी, ना क्या बोलते हैं दलिया, ना सूजी, ये सब खुद तो बनाते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी सप्लायर से पैक्ड फूड को खरीद के लाते हैं एंड देन कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोडक्शन कर रहे हैं या ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बना बनाया सामान आप लाए और अपने कस्टमर को सेल कर दिए। सेकेंड पे आते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है ये दुकानदार है, दुकानदार खुद उस चीज को बना रहा है एंड देन कस्टमर को सेल कर रहा है। तो अगर दुकानदार खुद उस चीज को बनाकर कस्टमर को सेल करता है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे बेस्ट एग्जांपल बचेली में बाबा होटल। बाबा होटल जो बूंदी है, जो मिठाई है, जो मिक्सचर है, वो क्या कर रहा है, खुद बना रहा है और खुद बना के आगे सेल कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। तो बिजनेस में दोनों चीज होता है। कई बिजनेस सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, कई बिजनेस सिर्फ प्रोक्योरमेंट करते हैं, कई बिजनेस दोनों करते हैं। जैसे अगर मैं अभी बाबा होटल का एग्जाम्पल बताया तो बाबा होटल में ब्रेड पैकेट भी आता है। ब्रेड पैकेट किसान का हो गया, सीगो बेकरी का हो गया। तो बाबा होटल वो वाला ब्रेड खुद नहीं बना रहा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोक्योरमेंट। और बाबा होटल अगर खुद ब्रेड बना रहा है, मतलब वो बेकर्स टेबल वाला ब्रेड बना के बेच रहा है, पैक करके बेच रहा है, तो वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो क्या ये चीज पॉइंट क्लियर है। प्रोडक्शन मतलब अपन खुद बना रहे हैं, प्रोक्योरमेंट मतलब अपन बना बनाया खरीद के ला रहे हैं और आगे देन कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो बिजनेस में दोनों में से कुछ एक भी करते हैं या दोनों मिला के भी कर सकते हैं। जैसे बचेली में जितने भी कपड़ा दुकान वाले हैं, ये क्या करते हैं, कपड़ा को प्रोडक्शन करते हैं या कपड़ा को प्रोक्योरमेंट करते हैं। आंसर है कपड़े को इन लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, क्योंकि इन लोग जाते हैं किसी अच्छे सप्लायर से परचेस करके लाते हैं एंड देन फिर उसको सोल्ड किया जाता है। तो इसको बोलेंगे प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अगले पे आते हैं। 2 पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब यहाँ पे हमें सेल करना जरूरी है, सामान बेचना जरूरी है। अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को सामान दे रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा, एक्सचेंज होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साड़ी का दुकान है मेरा और मैं साड़ी अपने रिलेटिव को दे दिया, वैसे तो वो डिजर्व नहीं करते बट फिर भी मैं मान लो साड़ी दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या ये एक्सचेंज हुआ है क्या, हाँ, बट क्या ये सेल हुआ है, नहीं।
बस एक्सचेंज मतलब इन शॉर्ट पैसा मिलना चाहिए। वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट बोला ना, वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर अपन सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब घर में किसी रिलेटिव को दे दे रहे हैं, देखो एक्सचेंज तो यहाँ भी हो रहा है कि मैं अपने रिलेटिव को दे दिया, लेकिन बदले में मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं पैसा ले लेता, जो कि लेना भी चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे बिजनेस। तो बिजनेस में वही वाला इकोनॉमिक वाला पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगले पे आते हैं डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का क्या मतलब, मैं क्लास में एक एग्जांपल लिया था, मैं उस एग्जांपल को दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ, ये अपना एग्जांपल था। देखो ये हो तुम 2025-26 में तुम 10th को क्लियर करे, और 10th क्लियर करने के बाद जो 10th के बुक्स मन थे उसको तुम सोल्ड कर दिए प्रॉफिट में। ध्यान से सुनना, 10th के बुक्स को सोल्ड किए हो और वो भी प्रॉफिट में किए हो, ठीक है। अब उसके बाद जो भी अब 11th में हो, 11th के बुक्स नेक्स्ट ईयर 2026-27 में 11th में हो, उसके बाद तुम 11th के बुक्स को भी सोल्ड कर दिए प्रॉफिट में। तो यहाँ देखो, इधर भी सामान बेचा गया है प्रॉफिट में, इधर भी सामान बेचा गया है, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रहा है, सेल एंड एक्सचेंज भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो बताओ क्या ये बिजनेस है? द आंसर इज ये बिजनेस नहीं है। क्यों बिजनेस नहीं है? क्योंकि रेगुलर बेसिस नहीं है। पहले सामान बेचे थे 10वीं में और उसके बाद सामान बेच रहे हैं 11वीं में, मतलब डायरेक्टली 1 साल का गैप है। तो 1 साल का अगर गैप है तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी रेगुलर एक्टिविटी होना चाहिए। अगर वो इररेगुलर है तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, मतलब एक उद्देश्य होता है कि हम प्रॉफिट भी कमाएं। ऐसा नहीं कि नेक टू नेक जितना रुपए का खरीद के ला रहे हैं हम उतने में ही बेचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। और लास्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब बिजनेस का कोई गारंटी नहीं कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे चांसेस होता है कि बिजनेसमैन अपना 100% एफर्ट, एनर्जी, मनी सब इन्वेस्ट करता है, बट उसको रिटर्न नहीं मिल पाता, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन चेंज हो गया, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए। तो अपन एज अ 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते कि नहीं धंधा अपन अब जान से कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है बिजनेस में। आ गया तो बढ़िया, बहुत लाखों करोड़ों अरबों रुपए आएगा, नहीं आया तो निपट भी सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब इसके बाद आते हैं अपन अगले टॉपिक में। मैं सारा बस इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपन क्लास में नोट तो कर लिए हैं, क्योंकि अपना काम बनता है पूरा ही नोट करना, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन रैपिड रिवीजन में रिवाइज करेंगे। जब हम लोग क्लास में नोट कर रहे थे तो मैं इंडेक्स में स्टार मार्क भी करवाया था, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस के क्या उद्देश्य है, और नॉर्मली सबको लगता है कि बिजनेस प्रॉफिट ही कमाता है, वही उसका उद्देश्य है। तो क्वेश्चन भी इसी पे आता है, क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस का वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव है? तो तुम्हें इसको आंसर को रिफ्यूट या डिफेंड करना पड़ेगा। तो इसमें तुम बताओगे कि बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट कमाना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रॉफिट तो कमाएं, क्योंकि बिना प्रॉफिट के हमारा बिजनेस लॉन्ग टेन्योर तक सस्टेन नहीं कर सकता। बट क्या वो एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, एकमात्र उद्देश्य है? नहीं, प्रॉफिट कमाने के अलावा भी हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, बट इट कैनॉट बी द सोल एंड ओनली वन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब ये एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके अलावा और क्या है? मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमारा मार्केट में गुडविल, नाम, शोहरत, ब्रांड वैल्यू ये बना रहे। ये कैसे बनेगा? हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस देंगे, वाइड वैरायटी का सामान देंगे, गुड रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो ये मार्केट स्टैंडिंग। देन इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब हमारा कंपनी कभी रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आएगा। तीसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। फिजिकल मतलब असेट्स हमारे पास होंगे और फाइनेंशियल मतलब पैसे हमारे पास होंगे, फंड्स हमारे पास होंगे, क्योंकि पैसे और असेट्स दोनों होंगे तभी हमारा बिजनेस आगे सस्टेन कर पाएगा। देन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना लगाओ और कितना निकालो। फॉर एग्जाम्पल 10 kgs पोटैटो, मतलब आलू को हम लगा रहे हैं मशीन में और उससे 8 किलो चिप्स बना रहे हैं, तो 10 किलो लगाकर हम 8 किलो चिप्स बना रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, कि तुम कितना इनपुट लगा रहे हो और तुम कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो। तो कंपनी को प्रयास ये रखना चाहिए कि जितना वो इनपुट लगाए वो उसका मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाए, वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो कमाना ही है। और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समाज सेवा। अपन समाज सेवा कैसे कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देकर, कि आसपास के लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दो। अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी अपन ना करें। अवॉइड पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसको हम लोग पोल्यूट ना करें, अपने ऐसे मेथड्स लाए, मशीन्स लाए जिसमें पोल्यूशन ना के बराबर हो। और फिर हो सकता है फ्री मेडिकल कैंप्स एक्सेट्रा, कि हम फ्री में मेडिकल कैंप्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। होप सो ये पॉइंट क्लियर है। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या प्रॉफिट कमाना एक
एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, तो तुम बताओगे नहीं इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर देना। एक ये भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इसको नोट भी कर लेना, अगर नोट नहीं करे हो तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो एक्सप्लेन कर देना कि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन मोटिव है, सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है बट मेन है। प्रॉफिट कमाए बगैर बिजनेस लॉन्ग टेन्योर तक सस्टेन नहीं कर सकता। अब रीज़न क्या क्या है कि प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है, पहले तो ये पॉइंट में लिखेंगे। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस मस्ट बी डन फॉर सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर इट्स कॉस्ट एंड प्रोवाइड फॉर इट्स ग्रोथ। मतलब अपना लागत भी कवर करे और उसका ग्रोथ भी हो। इसके बाद रीज़न में लिखोगे कि बिजनेस पहले सर्वाइवल तभी कर सकते हैं जब अपन को प्रॉफिट मिल रहा है। मान लो हम लोग ओपन करें कोई हेडफोन का ब्रांड, मार्केट में ऑलरेडी JBL, सोनी, बोट ये सब एग्जिस्ट करता है, सोनी ये सब कंपनी एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम एक नया ब्रांड ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल गोट कंपनी ओपन कर रहे हैं और हम प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं, तो हम कितने ही महीने तक सस्टेन कर पाएंगे? मैक्स टू मैक्स मान लो 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना। उसके बाद हमें भी पता है कि घर से पैसा लगाना पड़ रहा है, तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट अगर होगा तो तभी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। देन रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, जो जितना रिस्क लेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। पॉइंट था ना, रिस्क है तो इश्क नहीं, प्रॉफिट है। रिस्क जितना लोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे। अगर अंबानी भी ये सोचता कि नहीं मैं रिस्क नहीं लूँगा, मार्केट में ऑलरेडी 2014 में BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, MTNL ये सब मल्टीपल सिम, वीडियोकॉन ये सब मल्टीपल सिम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अंबानी बोलता कि नहीं मैं क्यों ही अपना सिम लेके आऊँ, चलेगा नहीं चलेगा क्या गारंटी, तो आज वो जितना सक्सेसफुल अपना ब्रांड को देख पा रहा है वो नहीं देख पाता। तो बिजनेसमैन को रिस्क लेने आना चाहिए, बिकॉज रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रिवॉर्ड। जितना तुम रिस्क लोगे उतना तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा। बेटर रेप्यूटेशन एंड गुडविल, अगर मार्केट में हमारा अच्छा रेप्यूटेशन बनाना है तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा है सब कुछ पैसा है, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। अगर जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाता, मार्केट में लोग उसको भूलना चालू कर देते हैं। जैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी का कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाया तो लोग उसको भूलना चालू कर दिए, लेकिन मुकेश अंबानी का कंपनी प्रॉफिट कमाया तो लोग उसको याद रखते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं हर पॉइंट में। अपने भी क्लास में कितने सारे जगह मुकेश अंबानी का जो बिजनेस है उनका एग्जाम्पल दिया हूँ। अनिल अंबानी का बिजनेस का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? बिकॉज वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे, और जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते हैं उसको लोग धीरे धीरे भूलना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसका बेटर रेप्यूटेशन एंड गुडविल नहीं बन पाता। और मेजर ऑफ एफिशिएंसी, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगा उसको लोग एफिशिएंट मानेंगे, जल्दी काम करके देगा, टाइम में काम करके देगा, कॉस्ट कम से कम रखेगा, ये सब पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें से कोई 2-3 याद कर लेना। ये सब पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया था। फिर अपन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें इंडस्ट्री वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री को हम लोग पूरा याद किए थे, एक एक पॉइंट ध्यान दो सब इधर। इंडस्ट्री, तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में कितने इंडस्ट्री होते हैं? 3, प्राइमरली 3 इंडस्ट्री। क्या क्या? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के अंदर 2 इंडस्ट्री, कौन कौन से? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी के अंदर बात करें तो 2 इंडस्ट्री, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बात करें तो 4, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, तो ये 4 इंडस्ट्री है। और टर्शरी के अंदर वही 5, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके टाइप्स, वो है 4, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। इसको मैं स्टार मार्क भी करवाया हूँ, नोट्स में भी तुम लोग चेक करना, ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज पे आता है। एक बार ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब इसके अंदर 2 इंडस्ट्री आते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। मैं डायरेक्ट एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्टिव मतलब ऐसे इंडस्ट्री जो एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, जैसे NMDC एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। आयरन ओर, माइंस, कोल्स, ये सबका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब भेड़ से वूल निकाल रहे हैं, शिप से वूल निकाल रहे हैं, गाय से दूध निकाल रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, तो ये सब अपन क्या आ गया? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। ग्राफ्टिंग वगैरह सब इसी के अंदर आ जाता है, प्लांटेशन का पार्ट वगैरह। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मैं बताया था, मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने को आया तो बस इतना बता देना। प्राइमरी इंडस्ट्री जो सामान बनाते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री इनको प्राइमरी इंडस्ट्री जो सामान उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री इनको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर
मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दो है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल के अंदर क्या अपन एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, एनालिटिकल में एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और उसे मल्टीपल फिनिश गुड्स बना के तैयार करते हैं। जैसे अमूल इंडस्ट्री दूध लेता है, दूध को प्रोसेस करता है और उससे मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, पनीर, चीज़, कर्ड, बटर ये सब प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया अपना एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये सब अपन मीनिंग लिख लिए हैं तो अब मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पे आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, मल्टीपल रॉ मटेरियल को लिया जाता है, प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स बनाया जाता है। जैसे हो गया मेडिसिन, जैसे हो गया पेंट, फिर वॉशिंग पाउडर, देन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सोप, देन शैम्पू, ये सब किसके अंदर आ गया अपना सिंथेटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि मल्टीपल रॉ मटेरियल अलग अलग केमिकल को लिया जाता है एंड देन एक फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद अगला होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, एक रॉ मटेरियल होगा, एक फिनिश गुड्स होगा, बट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोसेस को पार करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, शुगर केन, गन्ने का जूस लिए, इसको बॉईल किए, प्रोसेस 1, देन इसको कूल किए, प्रोसेस 2, देन इसको जैगरी मतलब गुड़ में कन्वर्ट किए, प्रोसेस 3, इसको प्रोसेसिंग के क्या सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ लिखा हुआ है केमिस्ट्री का टर्म, तो वो सब किया गया एंड देन अल्टीमेटली इसको शुगर में कन्वर्ट किया गया। तो इसमें पॉइंट क्या समझना है, एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड्स, और वहाँ से वहाँ तक कन्वर्जन करने में, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने में मल्टीपल हमें प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। इसके एक और एग्जांपल थे पेपर इंडस्ट्री। पेपर बनाने के लिए भी मल्टीपल, एक रॉ मटेरियल रहता है, एक फिनिश गुड रहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोसेस को पार करना पड़ता है। और लास्ट अपन आते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसको लाते हैं और एक जगह असेंबल कर देते हैं। जैसे कार हो गया, कार का अलग अलग, जैसे उसका डोर हो गया, उसके म्यूजिक सिस्टम्स हो गए, उसके और लाइट वगैरह के पार्ट्स हो गए, ये सबको लाया जाएगा बना बनाया सामान और इसको एक साथ मिलाकर असेंबल किया जाएगा। इसके एक और एग्जाम्पल है, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हो गया। मोबाइल इंडस्ट्री में भी क्या होता है, जैसे उसका स्क्रीन हो गया वो अलग जगह, बैटरी अलग जगह से, उसके जो चिप्स लगते हैं वो अलग जगह से, देन उसका कैमरा अलग जगह से, ये सब लाकर एक जगह मिलाकर उसको असेंबल करके फाइनली प्रोडक्ट्स में तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इंडस्ट्री को कंप्लीट कर दिए। ये कभी कभार पूछ लेता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस 2 गुड्स, तो 2 तरीके का गुड्स बनाता है, एक कंज्यूमर गुड्स और एक इंडस्ट्रियल गुड्स। 1 मिनट के लिए अपने स्क्रीन को पॉज करो, इन दोनों को रीड करो, एक कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और एक इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है। बहुत रेयर चांस है, बट अगर आ गया तो लिखने बनना चाहिए, 1 मार्क में पूछ सकता है कि आप कंज्यूमर गुड्स बताओ, इंडस्ट्रियल गुड्स बताओ, ये सब का पॉइंट। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना और अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट लगे तो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना या क्लास में पूछ लेना, मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम का नहीं है एग्जाम के लिए, और फिर उसके बाद टर्शरी इंडस्ट्री, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे 8th टू ट्रेड के अंदर, दोनों के अंदर सेम टॉपिक है। अब आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर जो फंक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, इसको भी अपन स्टार मार्क किए थे, ये एमसीक्यू में भी आता है। सबसे पहले पढ़े थे हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो अगर मैन्युफैक्चर और कस्टमर है तो दोनों के बीच में कौन लोग रहेंगे जो हेल्प करेंगे, ट्रेड, मतलब होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का आंसर क्या है, ट्रेड। सेकेंड पे आते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब जम्मू कश्मीर से सामान को तमिलनाडु पहुंचाना है तो वहाँ से वहाँ तक जाएगा तो कैसे जाएगा, प्लेस को अगर पार करना है, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज या हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। तो मैं एक एग्जांपल बताया था, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस मतलब जैसे मिस्टर ए है प्रोड्यूसर, उसको चाहिए पैसा, आइडिया तो है कि क्या बनाना है, लेकिन आइडिया को फुलफिल करने के लिए चाहिए रोकड़ा, पैसा। तो पैसा लेने के लिए वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो याद रखना हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का आंसर होगा बैंक। दूसरा हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, इसका क्या मतलब, मिस्टर ए है प्रोड्यूसर पंजाब में रहने वाला, मिस्टर बी है कंज्यूमर छत्तीसगढ़ में रहने वाला। मिस्टर ए क्या कर रहा है, ऑर्डर डिलीवर किया मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी क्या पंजाब जाएगा छत्तीसगढ़ से पेमेंट करने, नहीं, तो वो क्या कर देगा, पेमेंट ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन पेमेंट किया मतलब अगेन किसके थ्रू रूट होके जा रहा है, बैंक। तो इसका भी आंसर बैंक। तो अगर एग्जाम में पूछता है हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज या हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, तो दोनों का सेम आंसर होगा, दैट इज बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स, मतलब बैंक। अगले पे आते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क।
रिस्क से बचना है तो क्या लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस। इसी इंश्योरेंस टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ में अपन एक दो हफ्ते का वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस, वहाँ पे हम लोग बहुत डेप्थ में समझेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, कितने कैटेगरी का होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं, वो सब हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज बिजनेस सर्विस। तो याद रखो, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क के अंदर आंसर क्या है, इंश्योरेंस। 6th पे आते हैं, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो इसका आंसर क्या है, एडवर्टीजमेंट। मतलब अगर अपने कस्टमर को बताना है कि अपन नया सामान बनाए हैं तो हमें उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। बिना प्रचार प्रसार करे कस्टमर जो है उसको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में ये भी नया प्रोडक्ट आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग ओपन किया हूँ और मैं किसी को एडवर्टीजमेंट करूँ ही ना, मैं किसी को व्हाट्सएप के थ्रू या पोस्टर्स के थ्रू या किसी भी अदर मीडियम के थ्रू मैं अगर एडवर्टाइज़ करूँ ही नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कोचिंग भी ओपन हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा सो दैट अवेयरनेस फैले। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स। तो ये भी दो है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर अपन देखे थे क्लासिफिकेशन, दो तरीके का ट्रेड होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इसके अदर नेम्स जो है वो सब में लिखवाया था, याद कर लेना। इंटरनल ट्रेड के अंदर दो होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब बल्क में खरीद रहे हैं, होलसेलर खरीदता है। रिटेल ट्रेड मतलब स्मॉल क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं। इसको डेप्थ में कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 है इंटरनल ट्रेड करके, वहाँ पे हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही इसी के बारे में। अगला आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट पढ़ेंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। तो इसको भी डेप्थ में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस या एक्सटर्नल ट्रेड। तो वहाँ वो पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इसी के लिए। एक्सटर्नल ट्रेड में काम का क्या है, इंटरपोर्ट। तो वाले पॉइंट को ध्यान दे दो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सटर्नल ट्रेड, तो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर 3 होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट में देखो क्या है, इंडिया जो मसाले हो गए, कोकोनट ऑयल हो गए, ये सब साउथ जो सदर्न रीजन है अपना, वहाँ से अलग अलग जगह एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया अगर किसी बाहर कंट्री को सामान सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। दूसरा, जो आईफोन गैजेट्स वगैरह बनता है वो अपन अलग अलग जगह से लाते हैं, जैसे आईफोन हुआ तो यूएसए, अदर कुछ नए नए गैजेट्स है तो चाइना, ये सब से अपन खरीद के इंडिया में लाते हैं। तो बाहर देश से अगर हम परचेस करके ला रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट, और बाहर देश को बेच रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। देन आता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब होता है, एग्जाम्पल देखो उससे क्लियर होगा, और एग्जाम में ये एग्जाम्पल बना के भी आ सकते हो। इंडिया है इंडिया है और ऊपर दुबई है और नीचे चाइना है। फॉर एग्जाम्पल चाइना और दुबई का नहीं बनता है, चाइना और दुबई का नहीं बनता है, और चाइना को चाहिए तेल। चाइना को क्या चाहिए, तेल, जो कि कहाँ बन रहा है, बस दुबई में। तो चाइना क्या बोलेगा इंडिया को कि तू दुबई से तेल मंगा के दे दे और हमें पास ऑन कर दे, तू यूज़ नहीं करना लेकिन तू हमारा हेल्प कर रहा है करके हम तेरे को कमीशन दे देंगे। तो इंडिया क्या करेगा, दुबई से सामान खरीदेगा, मतलब तेल खरीदेगा, और वो खुद कंज्यूम नहीं करेगा, वो आगे सेल करेगा। तो इसको अपन बोलेंगे इंटरपोर्ट। अब देखो दुबई क्या कर रहा है, दुबई कर रहा है एक्सपोर्ट, क्योंकि वो इंडिया को सामान बेच रहा है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना इंडिया से खरीद रहा है, तो चाइना कर रहा है इंपोर्ट। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट, क्या था, हाँ इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पे दुबई से इंडिया सामान इंपोर्ट किया और बाद में उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो अगर हम इंपोर्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट टू गेट कमीशन, तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। तो याद रखना इंटरपोर्ट क्या है। ठीक है, ये सब अपना कंप्लीट हो गया था, इसको हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए थे, इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, और ये नोट्स में बना भी हुआ है। ठीक, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड के अंदर वही है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में हेल्प करता है। बैंक क्या हेल्प करता है, एक्सचेंज में और फाइनेंस में। इंश्योरेंस क्या हेल्प करता है, कल को अगर गुड्स में आग लग गया, सामान चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस वाले हमें पैसा दे देंगे। वेयर हाउसिंग क्या हेल्प करता है, सामान को स्टोर करके रखने में, सो दैट वो डीके ना हो, ख़राब ना हो। एंड एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, पर्सनल रिलेशन, ये हमें क्या हेल्प करता है कि हम प्रचार प्रसार करें, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, सो दैट कस्टमर हमारे पास इंड्यूस अट्रैक्ट होकर आए। ठीक है, हम लोग क्लास में पूरा डेप्थ में लिखे थे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब सब सब, तो अभी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको रीड कर लेना काफ़ी है। अब आते हैं 9th टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क पढ़ते टाइम 4 इसके अंदर भी सब हेडिंग्स पढ़ना है। पहला मीनिंग कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, सेकेंड कॉजेस, क्यों होता है,
टाइप नेचर थर्ड टॉपिक, एंड देन फोर्थ टॉपिक टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, कितने तरीके के बिजनेस रिस्क होते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग। मीनिंग याद करना पड़ेगा, 1 मार्क का मीनिंग आता है, हम लोग क्लास में याद किए भी थे और मैं एक एक स्टूडेंट से पूछा भी था। अपन सेंसस किए थे, सैंपल नहीं किए थे इस मेथड को, मैं सबसे ही पूछा था और सबको तब याद भी हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जिनको याद नहीं हुआ है वो एक बार वापस से इसको याद करें, क्योंकि 1 मार्क में पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, बिजनेस रिस्क में प्रोबेबिलिटी, या तो हम घाटे में चले जाएंगे या तो जितना प्रॉफिट सोचे थे उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो अपन टोटली लॉस में चले जाएंगे, या अगर लॉस में नहीं भी गए तो जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किए थे उससे कम प्रॉफिट में रहेंगे। ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। मतलब कुछ ऐसे मार्केट में अनसर्टेन इवेंट हो गया है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, उस वजह से या तो हम लॉस में चले गए या तो जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उससे हम कम में प्रॉफिट में रुक गए। इसके अगले पे आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, तो कारण क्या है। बिजनेस रिस्क होने के टोटल 4 कारण है। एग्जाम में अगर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पूछा या रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क पूछा, दोनों का सेम आंसर है। पहला इकोनॉमिक कॉजेज, सेकंड नेचुरल कॉजेज, थर्ड ह्यूमन कॉजेज, फोर्थ अदर कॉजेज। सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक कॉज की बात बताऊं तो इकोनॉमिक कॉज का मतलब मार्केट में लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया। जैसे मान लो अपने दुकान में ये स्ट्रेट फिट जीन्स रखा हुआ है, लेकिन मार्केट में आजकल बैगी जीन्स चल रहा है, तो जो दुकानदार के पास बैगी जीन्स नहीं होगा उसका सामान सेल नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक कॉज। मतलब मार्केट में कुछ चेंज हो गया लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, जिस वजह से लोग सामान खरीदना बंद कर दिए। दूसरा, मार्केट में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए। फॉर एग्जांपल पहले मार्केट में 4 कॉम्पिटिटर्स थे, अब 14 कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो अब अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो कस्टमर भी डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग दुकान में, तो इस वजह से हमें वहाँ भी लॉस हो सकता है। और चेंज इन फैशन, तो इसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज। सेकेंड आता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, फेमीन, सूखापन, ये सब आ गया, तो ये सब क्या है अपना नेचुरल कॉज, इस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देन अगले पे आते हैं ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज का क्या मतलब, याद रखो ह्यूमन मतलब हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो धोखा दे दिए। धोखा कैसे दे दिए कि हमारे कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे, जो सीक्रेट्स थे, उसको लीक कर दिए, तो ये एक धोखा हो सकता है। दूसरा, स्ट्राइक पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, काम नहीं कर रहे हैं, उनका लेबर यूनियन अलग ही स्ट्राइक कर रहा है, तो ये सब क्या होता है जब हमारे एम्प्लॉय धोखा देते हैं। डिसऑनेस्ट है, पैसा चोरी कर रहे हैं, एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, केयरलेसनेस है, मशीन को टाइम में बंद नहीं कर रहे, मशीन बस चलाते जा रहे हैं, सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं, फ्रॉड कर दे रहे हैं, मशीन को हैंडल नहीं कर रहे, स्ट्राइक्स पे चले जा रहे हैं, ये सबको अपन बोलते हैं ह्यूमन कॉजेज। ठीक है, फिर अगले पे आते हैं अदर कॉज। तो अदर कॉज के अंदर 2 होता है, एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और एक फिजिकल कॉज। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे बिजनेस को तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। और फिजिकल कॉज का मतलब कि हमारा जो मशीन वगैरह था वो जल गया, बस्टिंग ऑफ बॉयलर, तो मशीन्स वगैरह में आग लग गया, तो ये भी अपना अदर कॉज में आता है। कई बुक में वो अदर कॉज की जगह डायरेक्ट फिजिकल कॉज भी लिखा हुआ रहता है, मतलब वही कि बस्टिंग ऑफ बॉयलर। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क 2 तरीके का होता है, एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव में या तो आपका मुनाफा होगा या तो आप घाटे पे जाएंगे, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव मतलब हम श्योर नहीं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव। प्योर रिस्क का मतलब होता है या तो आपका घाटा होगा या तो घाटा ही नहीं होगा, मतलब आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, या तो आप लॉस में होंगे या तो आपको कुछ नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्योर रिस्क। और स्पेक्यूलेटिव रिस्क मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में फर्क है, समझो। स्पेक्यूलेटिव में दोनों में से कुछ एक होगा, मतलब या तो अपन फायदे में जाएंगे या तो अपन घाटे में जाएंगे। प्योर रिस्क में या तो घाटे में जाएंगे या तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, चेंज इन प्राइस। अगर हमारे सामान का प्राइस चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का सामान अब 150 में आ गया, तो या तो कस्टमर आएगा खरीदने या तो नहीं आएगा। अगर आया तो गेन हुआ, नहीं आया तो लॉस हुआ। चेंज इन डिमांड, मार्केट में डिमांड बदल गया। डिमांड बदलने से क्या हो गया, या तो अगर कस्टमर को हमारा पैटर्न पसंद आ रहा है तो आएगा, जिससे प्रॉफिट होगा हमारा, नहीं आएगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन प्योर रिस्क मतलब लॉस या तो नो लॉस, जैसे लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल
गुड्स में आग लग गया, तो अगर गुड्स में आग लग गया तो वो क्या है, हमारा लॉस। और अगर गुड्स में आग नहीं लगा तो इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना बिकेगा। गुड्स में अगर आग नहीं लगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, और अगर गुड्स में अगर आग लग गया तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल वही लॉस बाई थेफ्ट। और इसके अंदर एक और एग्जाम्पल कोर्ट केस। कोर्ट में अगर हमारे ऊपर कोई केस कर दिया है तो या तो अपन जीतेंगे या तो अपन हारेंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ठीक है। और अब आते हैं एक और लास्ट पॉइंट पे जो अपना बच गया था, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेसेस। इसको भी याद कर लेना। 4 पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेसेस का, चारों ही याद होना चाहिए। क्लास में मैं सबसे पूछा भी था। पहला है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब बिजनेस रिस्क अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेड होता है। जैसे अचानक से डिमांड चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे कीपैड फ़ोन से स्मार्टफोन पे लोग शिफ्ट हो गए, हमारे दुकान में बस कीपैड रखा है, तो ये सब वजह से बिजनेस बर्बाद हो सकता है। तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। सेकेंड पॉइंट लिखा है बिजनेस रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसका मैं पॉइंट भी लिखा आया था, रिस्क तो होगा भाई, अब बिजनेस कर रहे हो तो ये तो नॉर्मल है। क्योंकि जो बिजनेसमैन बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को रिस्क नहीं लेना है, तो फिर वो अपना सक्सेसफुल वेंचर कभी भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। रिस्क होगा ही होगा। अब तुम्हें डर लगना है ना, ये करना है वो करना है, तो कभी बिजनेस नहीं चालू कर सकते। मतलब जिसके अंदर गुर्दा होगा वही बिजनेस चालू कर सकता है। जिसके अंदर नहीं है, उसको डर लग रहा है कि नहीं कल तो मैं निपट सकता हूँ, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उन लोगों के लिए नहीं है बिजनेस। एक एडवेंचरस लोग, डेयरिंग लोग, उन्हीं लोग के लिए है। तो लिखा है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क है, बस तुम्हें बिजनेस चलाने आना चाहिए। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो ज़्यादा घाटा होगा, बिजनेस अगर छोटा साइज का होगा तो कम घाटा होगा। और लास्ट लिखा है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, मतलब रिस्क है तो प्रॉफिट है, रिस्क है तो प्रॉफिट है। जो जितना रिस्क लेगा वो उतना प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। केस स्टडीज़ वगैरह पार्ट अपन क्लास में डिस्कस कर लिए थे, और होप सो सबको ये चैप्टर बहुत डिटेल में समझ आया होगा। मैं ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक को डिस्कस किया हूँ, क्योंकि अंदर से डीप डाइव करके भी एमसीक्यूज आ जाता है। जो इसका ए पार्ट है हिस्ट्री, उसको अपन राउंड 2 में कवर करेंगे। वो एग्जाम के लिए अभी के लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल एग्जाम में एक आध नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो होप सो सबको अच्छे से समझ आ गया है। जिस भी पॉइंट में या जिस भी कंसेप्ट में डाउट हो, क्लास में मेरे से पूछ लेना, क्लास के बीच में, क्लास के ब्रेक में, या क्लास के बाद, या पर्सनली मैसेज या कॉल करके। बस डाउट को डाउट मत रहने देना, बिकॉज वो बैकलॉग या पेंडेंसी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।